Good afternoon, students. Hello, everyone. Jaya Goswami here, and welcome to our YouTube channel. Today's concept is utility, need and importance of correlation. एंड इससे पहले भी मैं कोरिलेशन का टॉपिक ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने कोरिलेशन की डेफिनेशन एंड इसके टाइप्स बताए थे, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो कोरिलेशन मैंने आपको बता चुका है. इसके बाद आज हम करेंगे यूटिलिटी, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन. लेकिन उससे पहले गाइस, आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए. तो हेयर वी गो. यूटिलिटी, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन. देखिए, ध्यान से देखिए. द फंडामेंटल बेसिस ऑफ साइंस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. देखिए, कोई भी साइंस कैसे पढ़ी जाती है, फंडामेंटल बेस जो उसका धरातल है साइंस का, वो यही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अगर कोई कारण है तो उसका असर दिखाई ही दिखाई देगा, और अगर कुछ असर दिखाए तो उसका कारण ज़रूर हुआ होगा. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस का एक फंडामेंटल बेसिक है. ठीक है, उसी बेसिस पे आपको नॉलेज मिलती है और आप प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को कि इस फील्ड में ऐसा हुआ होगा, यहाँ पर चेंज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दिया. तो ये एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है साइंस में. ठीक है, वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द चेंज इन अनदर फील्ड बिकॉज ऑफ अ चेंज इन वन फील्ड. की एक फील्ड में अगर कोई अंतर है तो हम बता सकते हैं कि दूसरे फील्ड में भी वो अंतर आएगा दूसरे किस्म का. तो वो प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं. यहाँ पर कोरिलेशन इज मोस्ट नीडेड एंड यूजफुल इन साइंस. साइंस में तो कोरिलेशन की बहुत ही ज़रूरत है. मॉडर्न टाइम्स में खासकर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैव फाउंड आउट द फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टू इस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कि वो ह्यूमन बिहेवियर का कारण ढूंढते हैं. हैव फाउंड आउट द फैक्टर्स, क्या क्या कारण हैं, टू इस्टेब्लिश, ताकि वो पता लगा सकें कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप उनकी कहाँ पर है. ठीक है, आजकल टुडे टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ह्यूमन बिहेवियर, कोरिलेशन टेक्निक्स आर यूज. और ज़्यादातर साइकोलॉजी में ये टेक्निक यूज़ की जाती है कोरिलेशन की, ताकि हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में निकाल सकें कि क्या कारण था जो उसने ऐसा किया या उसके साथ ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ तो उसके पीछे क्या कारण था. तो ये सब कोरिलेशन इसको दर्शाता है. एंड कोरिलेशन इस फील्ड में, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसीलिए बीएड कोर्स में इसको पढ़ाया जाता है. आज इसकी यूटिलिटी, नीड और इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खासकर एजुकेशन के फील्ड में. सो 4 पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि यूटिलिटी, नीड और इम्पॉर्टेंस कहाँ कहाँ है. नंबर 1, देखिए, जब दो सब्जेक्ट्स के बीच में आपको कोरिलेशन निकालना है, रिलेशनशिप निकालनी है, एंड आप कोरिलेशन की मदद से, जब दो सब्जेक्ट के अंदर, तो एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, कि आप एक सब्जेक्ट में आंक सकते हैं कि उसको कितना अच्छा प्रतिभाशाली है एक सब्जेक्ट में, एंड अगर वो दूसरे सब्जेक्ट में कैसा करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी इन अदर सब्जेक्ट. की अगर दूसरे सब्जेक्ट में उसकी एबिलिटी कैसी है ये पहले सब्जेक्ट में, और पहले सब्जेक्ट में उसकी एबिलिटी कैसी है तो दूसरे सब्जेक्ट में प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वो कैसा है. और सब स्टूडेंट्स एबिलिटी इन वन सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट दिस एबिलिटी इन अनदर सब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है कि अगर एक सब्जेक्ट में उसकी एबिलिटी देखी तो दूसरे सब्जेक्ट में अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो कैसा होगा. सेकेंड है, कोरिलेशन डज नॉट हेल्प इन अबव प्रिडिक्शंस. कि वो प्रिडिक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, और ज़्यादा देन इट बिकम्स नेसेसरी टू डायग्नोस इट्स कॉज. तो देखिए, अगर वो उसने प्रेडिक्ट कर लिया, इससे ज़्यादा उसका जो क्षेत्र है वो समाप्त हो जाता है, और इसके बाद डायग्नोस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे इलाज की ज़रूरत पड़ती है, कारण ढूंढे जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. तो डायग्नोसिस और रेमेडियल टीचिंग वहाँ पर कराई जाती है. अगर बच्चे को ही फॉर एग्जांपल ढूंढ लिया जाए कि बच्चा क्यों वीक है, किस लिए वीक है, बच्चा वीक है, वो प्रिडिक्ट कर देगा कि यहाँ पर ये ऐसा है. लेकिन इसके बाद का काम टीचर का होता है कि वो उसको ढूंढे, उसके कारण ढूंढे, उसको रेमेडियल टीचिंग करे. तो गाइस, कोरिलेशन सिर्फ प्रिडिक्शन तक ही सीमित है. कोरिलेशन डज नॉट हेल्प इन द अबव प्रिडिक्शन. ये प्रिडिक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता. लेकिन यहाँ पर इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण है. जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसको कहाँ प्रॉब्लम है, जब तक कंपैरिजन नहीं होगा, जब तक रिलेशनशिप नहीं देखी जाएगी, तब तक कैसा पता लगेगा कि किस बच्चे की दिक्कत कहाँ है. तो एजुकेशन के मामले में भी बहुत हेल्पफुल है, और भी फील्ड्स में, ये साइकोलॉजिकल फील्ड ऑफ में बिहेवियर को मापने में ये बहुत ही कमाल का है, और इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा है बीएड के कोर्स में, और ये क्वेश्चन आता ही आता है. थर्ड में, with the help of correlation among the subjects the student are given educational and vocational guidance. देखिए, जब कोरिलेशन देखा जाता है तो दो सब्जेक्ट्स में उसका कोरिलेशन देखा जाता है कि वो कैसा है एक बच्चा. दो सब्जेक्ट्स में उसकी प्रतिभा देखी जाती है, उसकी एबिलिटी देखी जाती है, आंकी जाती है, उसके बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है, और फिर उसको उसी तरीके से एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है. तो यहाँ भी कोरिलेशन का इंपॉर्टेंस है. एंड गाइस, फोर्थ, ये एक्शन रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में आप एक एक्शन रिसर्च
रिसर्च करें कि उस समय पर जो एक्शन हुआ उसके ऊपर रिसर्च करें कि वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, उसका कारण क्या था। तो कोई भी चीज़ पर से एज्यूम की जाती है, हमेशा रिसर्च में मान ली जाती है और उसके बाद उस पर रिसर्च होती है और लास्ट में जवाब निकाला जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो कोरिलेशन, जब तक कोरिलेशन नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं देखी जाएगी, तब तक वहाँ पर आपकी रिसर्च नहीं हो सकती। रिसर्च आप करेंगे किसके ऊपर? तो उसके लिए आपके पास कोई डेटा तो होनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए और वो आपको कोरिलेशन देता है। सो गाइज, यहाँ ये यूटिलिटी, नीड और इंपॉर्टेंस है कोरिलेशन की। होप आपको समझ आया होगा एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जया गोस्वामी।